वैसे जी ये छुट्टी का दिन था, लेकिन क्योंकि एक क्लास हमारी, एक सेशन हमारा मिस हुआ था, तो फिर मुशावरत के साथ ये तय पाया कि पार्टिसिपेंट से पूछ लेते हैं कि अगर वो मुयस्सर हैं, अवेलेबल हैं और ज़ौक भी रखते हैं कि आज क्लास या सेशन हो जाए, तो वोटिंग करा ली जाती है। तो उस सबब की आज हम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अपनी क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है? जी जी, रिकॉर्डिंग मैंने। ओके जी। ओके, तो आज का जो सेशन है वो जुमे को मोस्टली तो मतलब नॉर्मली हमने प्लान नहीं किया हुआ, बट एक क्लास क्योंकि हमारी रह गई थी तो उसी के लिए मैंने सोचा कि हम इसको कर सकते हैं आज। अ, कल तक हमारी बात जहाँ तक पहुंची थी, हम फितरत को डिस्कवर करना चाह रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है कि फितरत के बारे में कोई 5-6 पेजेस का एक मजमून सामने लेके आया जाए और वो आपको पढ़ा दिया जाए या बता दिया जाए या उस पे एंड पे कुछ सवाल जवाब हो जाए। लेकिन हमने इसको करीबन काफ़ी कोशिश की कि करीब करीब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको खोल के देख लें। तो हमने कल जो डिस्कशन की थी वो थी इरादा और इख्तियार पर। और उसमें मुज़म्मिल भाई ने कहा था कि आप जो कोर्स प्राइस है उसके बारे में मज़ीद कोई एक दो एग्जांपल्स अगर बता दें तो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। मैंने कहा था कि सिनेरियो आप लोग ले आएं तो हम उसको देख लेते हैं मिलके। तो अगर आप लोगों के पास कोई सिनेरियो है तो हम वहीं से बात शुरू कर लेते हैं, अदरवाइज पे मैं आगे चलती। ओके, सिनेरियो जो है वो आपने इस तरह का लाना है। ओके, मुजम्मिल भाई का हैंड जी। अलैक्म। वालेकुम सलाम। मैम, सिनेरियो तो कल वाला भी जो है ना वो बहुत अच्छा था, जो आपने जो है ना हाईलाइट किया था, और उस पे उमेर भाई ने जो है ना बहुत अच्छी डिस्कशन की थी। तो मैंने हम्म। कहा, बट ये है कि हमारे पास यहाँ पे बच्चे भी हैं 15-18 साल की उम्र के। तो हम्म। उस हम्म। मतलब उनकी जो है ना वो मेंटल लेवल पे जाके हम कोई एग्जांपल दें, ताकि उनको भी जो है ना वो समझने में आसानी हो जाए। तो इस हवाले उन्हीं से को। जो है ना आप और सर जफर साहब दोनों जो है ना उनकी साइकोलॉजी से हमसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। तो अगर आप हम्म। कोई एग्जांपल ऐसी दें जो हम्म। उनको भी जो है ना समझने में आसानी हो जाए, तो आई थिंक ये जो है ना वो बेहतर होगा। ओके। बच्चों की जो जो एज ग्रुप है वो मेरे ख्याल से ऐसा ही है कि वो अपना कोई करियर जो है वो परस्यू करना चाह रहे हैं, कहीं किसी एक तरफ लगना चाह रहे हैं। तो हम इसी तरह का कोई सिनेरियो एक स्टूडेंट की लाइफ से देख सकते हैं या अभी फिलहाल का भी देख सकते हैं। सिनेरियो मैं ये रख देती हूँ। मिसाल के तौर पे हमने कुरान क्लास अरेंज की है और जहाँ पे हमने फैसला करना होता है वहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, मैं ये करूँ या मैं ये ना करूँ। अ, कल मैंने जो वर्ड यूज किया था वो था कोस्ट प्राइस का। 1 मिनट। ओके, तो मैं ये कह रही थी कि मैंने जो कल जो वर्ड यूज किया था वो था कोस्ट प्राइस का। यानी कि हम कोई काम करना चाहते हैं और मिसाल के तौर पे दो ऑप्शंस हैं, हम उसमें से वो ऑप्शन लेते हैं जिस पे हमें कम कीमत अदा करनी पड़ती है। इसी के ऑपोजिट एक और वर्ड है जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये कहती है कि जिस काम में मुझे ज़्यादा फायदा होगा मैं वो करूँगा। और कॉस्ट प्राइस ये कहती है कि जो काम ज़्यादा कीमत मांगता है वो मैं नहीं करूँगा। इसमें से कोई भी एक वर्ड या एक टर्मिनोलॉजी आप अपने जहन में अच्छे से बिठा लें, वही आपके काम आ जाएगी। ये दोनों याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कल कॉस्ट प्राइस को देखा था। कॉस्ट प्राइस ये कहती है कि जहाँ नुकसान है वो काम मैंने नहीं करना। अब मिसाल के तौर पे हमने क्लास अरेंज की है और यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि भाई सहरी के बाद ना मुझे अम, सोना है। बस मैंने नमाज पढ़ ली और मैंने सोना है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि नहीं, मैं क्लास में भी चली जाती हूँ। तो यहाँ पे अब हमारा दिमाग जो है वो ये फैसला करता है कि मुझे कहाँ नुकसान ज्यादा होगा। यानी अगर मैं 1 घंटा या 2 घंटे नहीं सोता या सोती तो मेरी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो गई, फिर मेरे सर में दर्द रहेगा, मुझे माइग्रेन हो जाएगा, मेरा पूरा रोजा खराब हो जाएगा, मैं नहीं ले सकती। या फिर जो है ना, मैं इसको बाद में रिकॉर्डिंग में सुन लूंगी। मैं वहाँ पे जो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर होते हैं डिस्कशन में, तो मैं उसको कर ही लूंगी। मुझे चीज़ें पहले भी आती हैं इस तरह से। तो वो बंदा ये फैसला करेगा कि ये मेरी नींद की जो कीमत है, नींद ना लेने की कीमत ज़्यादा है, इसलिए मैं अपनी नींद को डिस्टर्ब नहीं करती और सो जाती हूँ। दूसरा कोई बंदा ये कहता है कि नहीं, वहाँ पे नींद की खैर है, नींद रमज़ान में जो है ना वो नींद तो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती ही है। रमज़ान तो कुरान को समझने का महीना है। क्यों ना मैं थोड़ी सी एफर्ट कर लूँ, मैं चली जाती हूँ क्लासरूम में। वहाँ पे जो साथ बैठ के डिस्कशन करनी होती है, जो इस प्रोसेस से गुजरना होता है सबके साथ, जो वहाँ पे हम इनपुट देते हैं, उसका अपना एक सीखने का अमल है। वहाँ पे ज़्यादा मेरे लिए लर्निंग होती है। तो इसको वो कहती हैं कि ये कोर्स प्राइस जो है ना वो मेरी इस पे ज़्यादा लगेगी। अगर मैंने ये क्लास ना ली तो कीमत बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, मेरी लर्निंग रुक जाएगी, मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। तो वो कहते हैं कि नहीं जी, मैं ये क्लास लेता हूँ, या अभी इस 1 घंटा मैं अपने बाकी काम रोक के तो इसको ले लेता हूँ। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस। मैंने इसको वाजे कर दी है। जी। अच्छा, ये कमेंट में उमेर का एक वो है, कॉस्ट प्राइस को वो इक्वल कह रहे हैं हायर कॉस्ट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हायर बेनिफिट। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्कि ये ज्यादा मुझे तो मुनासिब लग रहा है कि याद रखने के लिए भी, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही होती है कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी लेनी है। इसकी कीमत भले कितनी भी ज्यादा है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखती है। मिसाल के तौर पे हम कोई कोर्स लेते हैं, हम कहते हैं कि भाई इसकी प्राइस तो बहुत ज्यादा है। कोई वर्कशॉप ले रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, या इसके टाइमिंग बहुत ज्यादा, रात के 12 बजे उठ के मुझे क्लास लेनी पड़ेगी, मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई, मुझे अपने बिस्तर से उठना पड़ेगा, फैमिली के साथ हूँ तो मुझे उनसे थोड़ा अलग होके बैठ के काम करना पड़ेगा। लोग मुझे ये भी कह सकते हैं कि भाई आपको तो रात को भी चैन नहीं है, आप तो इस वक्त भी पढ़ने बैठ गए हैं, आपके पास तो फैमिली के लिए टाइम नहीं है। कुछ भी है, मतलब मुख्तलिफ चीजें जो दिमाग में आ रही हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी जो नजर आ रही है सामने, वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। उसके लिए आप ट्राई करना चाहते हैं, आप कोशिश करना चाहते हैं, उसको आप लेना चाहते हैं। तो आप अपना बेनिफिट देख रहे हैं। वो बेनिफिट हो सकता है आपको अभी ना मिले, लेकिन वो दूर कहीं नजर आ रहा हो। तो उसके लिए आप जो एफर्ट करेंगे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, या हायर बेनिफिट की तरफ आप जा रहे हैं। जैसे कि बच्चे अक्सर जो मेडिकल की फील्ड में होते हैं, जो एमबीबीएस जिन्होंने करना होता है, तो एफएससी के बाद बहुत ज्यादा बच्चे जो है, काफी ज्यादा एक बड़ी तादाद बच्चों की रिपीट करती है। क्यों? क्योंकि वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना ही चाहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमें ये करनी ही करनी है। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में बार बार टेस्ट दिए जा रहे होते हैं, या किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी जॉब सिक्योर करने के लिए बार बार टेस्ट दिए जा रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो अपॉर्चुनिटी है ना वो बहुत बड़ी नज़र आ रही होती है, और हम उसकी कॉस्ट अदा करने के लिए तैयार होते हैं, अपनी नींद कुर्बान करना चाहते हैं, अपना पैसा लगा सकते हैं, अपना वक्त दे सकते हैं, अपनी बाकी जो सलाहियतें हैं उनको इस्तेमाल करके पैसा जमा करेंगे, पैसा वहाँ देंगे, वहाँ से कुछ लर्निंग आएगी, उस लर्निंग को फिर हम आगे यूज़ करेंगे। जो हम कर रहे हैं वो हमारी एक लेगेसी छोड़ देगा, लेगेसी के बाद वो हमारी आखिरत में हमारे काम आ जाएगा, वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा। तो एक लंबी चेन होती है, बहुत दूर तक इंसान वो उस चीज़ को एक इमेजिन करता है, एनालाइज करता है। तो फिर वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि हाँ ठीक है, मुझे ये काम करना है या मुझे ये काम नहीं करना। तो ये मैंने स्टूडेंट्स की लाइफ से एक एग्जांपल देने की अम, कोशिश की थी। तो ये स्टूडेंट्स ही बता दें कि उनको ये बात अब समझ में आ गई है, या इस पे कोई और अगर अम, इस पे तो मतलब दिन में 100 बार
इंसान यही सोच रहा होता है, मैं ये काम कर लूं, मुझे इसका फायदा है। इवन के लोग ताल्लुकात में भी यही सोचते हैं कि भाई ना, मैं इसको वक्त क्यों दूं, मैं, मेरा तो इसके साथ कोई है नहीं ना, तो बस ठीक है ना, बस जितना ताल्लुक है बस लेन देन, वो रेसिप्रोकल अप्रोच है, ठीक है। तो जितना काम है बस उतना ही ठीक है। तो मैं किसी को आगे बढ़ के क्यों मेहनत उस पर करूं या क्यों उसकी हेल्प करूं। और अगर कोई करेगा तो उसके सामने कोई और अपॉर्चुनिटी उसे नजर आ रही है, उसे कोई और बेनिफिट नजर आ रहा है, खा वो आखिरत का फायदा है, खा वो उसका दिल का सुकून है, खा वो उसकी कंट्रीब्यूट करने की ख्वाहिश है, कुछ भी हो सकता है वो। हो सकता है वो सिर्फ दिखाना चाह रहे हो, अपना इमेज बेहतर करना चाह रहे हो, कुछ भी हो सकता है, यानी तो ताल्लुकात में भी ऐसे ही होता है। उन्होंने हमें नहीं बुलाया तो हमने भी नहीं उन्हें बुलाना। और इस तरह की तो मल्टीपल चीजें होती हैं। हाँ जी, ये मैंने कमेंट पढ़ा है, हायर द अपॉर्चुनिटी हायर द कोस्ट प्राइस। हाँ बिल्कुल। ये एक डिस्कशन थी, कुरान में हम लफ्ज पढ़ रहे थे, बला, बलाउन आजमाइश। तो कहीं पे उसका एक पॉजिटिव शेड भी नजर आ रहा था। तो मैंने अपने टीचर से सवाल किया कि सर, आप जब भी हमें पढ़ा रहे होते हैं कुरान, तो आप अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरब की सरजमीन पर आना वहाँ के लोगों के लिए बाइस रहमत था। और कभी कभी आप ये पॉइंट यानी ये शेड या ये बात हमें बताने की कोशिश करते हैं कि एट द सेम टाइम ये बात उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश भी थी। तो सर ये क्या बात है कि वो रहमत भी थी और आजमाइश भी थी। तो उन्होंने भी यही बात मुझे समझाई कि उन्होंने कहा, हम ना असूल में ये बात आप समझ लें कि जिस चीज की रहमत जितनी ज्यादा होती है, जितना उसका बेनिफिट होता है, उतनी उसके लिए एफर्ट भी करनी पड़ती है। तो ये चीज उनके लिए बैक वक्त रहमत भी थी और आजमाइश भी थी। क्योंकि अगर वो हजूर की दावत को कबूल करते हैं तो उनका सिला या अजर बहुत 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 ज्यादा है, हमारे से कई गुना ज्यादा है। और अगर वो उसको रिजेक्ट करते हैं या जिन लोगों ने रिजेक्ट किया है, तो उनका नुकसान भी हमारी निस्बत बहुत 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 ज्यादा है। क्योंकि उन्होंने अपनी नजरों के सामने एक पैगंबर को देखा है, उनकी सीरत को देखा है, और वहाँ के सारे मामला, तो यानी खुदा उस वक्त अ, हम कलाम था। दुनिया में अल्लाह ताला जब अंबिया आते हैं, तो हमने ये देखा था इरादा और इख्तियार वाली डिस्कशन में कि अल्लाह ताला कभी भी डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करते हैं। वो आलम असबाब में रह के, जो मैं ये बात कर रही थी, खुदा दुनिया में इतना जुल्म फिर होने क्यों देता है, तो बात यहाँ पे खत्म हुई थी कि अल्लाह ताला एक्टिव कंट्रोलर है, वो पर्दा गैब में रह के आलम असबाब में असबाब जरूर पैदा कर रहे होते हैं इंसानों के लिए। हम लोग ये सोच भी नहीं सकते कि आप लोग कहाँ से हैं, मैं कहाँ से हूँ, जफर भाई कहाँ से हैं, और हम लोग एक क्लासरूम में इकट्ठे हुए हैं। यकीनन इसके पीछे अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। तो अल्लाह ताला जो है वो कभी भी दुनिया में डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करते हैं, इल्ला ये कि जब अंबिया या पैगंबर इस दुनिया में आते हैं, तो अल्लाह ताला का एक तरह से इंटरफेरेंस होती है अपने पैगंबर के थ्रू। इसलिए जब सवालात किए जाते हैं, उस दौर के लोग जो सवाल कर रहे होते हैं, तो उनको फौरन फौरन जवाब भी मिल रहे होते हैं। तो इस तरह से उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो भी ज्यादा आ जाती है। तो जितनी बड़ी नेमत होगी उतनी बड़ी आजमाइश होगी। जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप अचीव करना चाहते हैं, आप आखिरत के लिए सोच रहे हैं, तो फिर आपको उतनी मेहनत, उतना सब्र, उतना यानी ठहराव और हर चीज़ अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो ये बात आपने बिल्कुल जो है ना वो सही टाइम पे हाईलाइट की है। जी जफर भाई, आप बात करें। ये बात जो इस डिस्कशन में अभी एक पॉइंट सिस्टर आमीना ने बयान किया, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं इस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, या कह लीजिए करने लगा हूँ। कल ही दो डिस्कशंस हो रही थी हमारी कॉलीग्स के साथ या फेलोज के साथ, तो वहाँ भी मैंने मेंशन किया, एक दोस्त के साथ हो रही थी, वहाँ भी मैंने मेंशन किया। तो मैंने मौके की मुनासबत से यहाँ भी मैंने कहा कि यहाँ मेंशन कर दूँ, शेयर कर दूँ। ये भी बात की गई है कि खुदा आप एक्टिव कंट्रोलर है, और वो आपके लिए असबाब पैदा कर रहा होता है। और मैंने एक सूफियाना टर्म यूज़ की थी कल एक दोस्त और अपने फेलोज के साथ डिस्कशन में, कि अगर आपने शाह शमस तबरेज का नाम सुन रखा हो, और उनके मुरीद का नाम क्या था, अब कल तक याद था, अब भूल गया, मौलाना रूमी या। मौलाना जलालुद्दीन रूमी। हाँ,
हम्म। तो मैं उनको कह रहा था कि मैं तो बिल जब अपनी जिंदगी को देखता हूँ कि किस किस वक्त पे कौन लोग अल्लाह की तरफ से मेरे मेरे साथ आए, या मेरे लिए अल्लाह ने इंतज़ाम किया। और जब मैं गौर कर रहा था तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जो मेरी चाहत थी असल में, असलन जो चाहत रही, उसके लिए अल्लाह ताला ने बहुत ही परफेक्ट प्लानिंग करते हुए वो असबाब मुयस्सर करना शुरू कर दिए हैं। अभी एक मिसाल दी है सिस्टर आमिना ने कि हम सारे लोग मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हैं, लेकिन हमें लगता है ना कि बाई चांस किसी के पास कोई मैसेज चला गया होगा तो ये हम मिल गए होंगे, किसी का कोई तज़किरा, किसी की कोई वीडियो देखी होगी तो ये हम मिल। यकीन कीजिए मैं इसको ऐसे देखता हूं कि कुछ भी इत्तफाकिया नहीं है, सारा कुछ पीछे से प्लान है। वो जो एक्टिव कंट्रोलर है ना वो इसको देख रहा है, और वो इस दुनिया में आपकी चाहतों के ऊपर भी फैसले कर रहा है। आप अंदर से आपकी क्या चाहत है, तो उसके लिए वो माहौल पैदा करता है, उसके लिए वो लोग पैदा करता है, उन लोगों के आपके साथ जोड़ता है। तो वो सूफियाना टर्म में यूज कर रहा था कि जब तक रूमी पकता नहीं है अपनी चाहत में, शाह शमस तबरेज नहीं आता। मतलब जब तक आपकी चाहत जवान नहीं होती, मिचोर नहीं होती ना, तो अल्लाह ताला देख रहे होते हैं कि उसके लिए असबाब पैदा कर रहे होते हैं, उसको मिचोर करने के लिए भी असबाब पैदा कर रहे होते हैं, फिर उसको आगे पहुंचाने के लिए भी असबाब पैदा कर रहे होते हैं। तो मुझे ये बड़ी मुनासिब लगी बात। मुझे नहीं पता कि ये रेलिवेंट है नहीं है, बट मुझे ये मुनासिब लगा कि मैं यहाँ शेयर करूँ। या थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जफर भाई। अभी मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप, जी, आप में से कोई और कुछ और भी, क्या हमें कोई एक दो टॉपिक, वैसे तो ये तो बहुत ज्यादा डिस्कशन में आता रहता है कि अब हमने क्या करना और क्या नहीं करना, लेकिन अगर इससे आगे हम चल सकते हैं तो मुजम्मिल भाई की बात सुन के फिर हम फैसला करते हैं। जी मुजम्मिल भाई। अ, जी, मैं सर जफर साहब की जो बात है ना उसमें थोड़ी एडिशन करना चाह रहा हूँ कि सर दो किस्म की जो है ना वो इंसान की चाहत होती हैं। एक तो इंसान बस जहन ही जहन में जो है ना वो चीज़ें सोचता है, मतलब कि प्रोक्रेस्टिनेट जो है ना वो चीज़ों को कर रहा होता है। तो आई डोंट थिंक कि प्रोक्रेस्टिनेशन का जो है ना वो कोई रिजल्ट निकलता है। हाँ, अल्लाह पाक आपके लिए असबाब तब पैदा करता है जब आप उस चीज़ में एफर्ट जो है ना वो एक्शन जब लाते हैं, तभी जो है ना फिर अल्लाह पाक आपके लिए जो है ना वो रास्ते निकालता है। बाकी ऐसे तो हर कोई जहन के अंदर सोच रहा होता है कि मैंने ये चीज़ें करनी है, मैंने ये चीज़ें करनी है, और वो अपने गोल सेट करके बैठा होता है, और उसके बाद फिर अपने अपना जो उनका गोल सेट होता है उनको फिर वो भूल जाते हैं। वो प्रोक्रेस्टिनेट जो है ना वो कर रहे होते हैं चीज़ों को। लेकिन उसके बरक्स एक और बंदा जो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स जो है ना वो उन चीज़ों को करने में ले रहा है। तो आई थिंक कि अल्लाह पाक जो है ना फिर इन चीज़ों को ही देखता है और इन चीज़ों को देख के ही फैसला करता है कि इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो जो आपने कहा कि अल्लाह पाक का एक बड़ा प्लान होता है। तो वो आई थिंक जो एक्शन वाला बंदा होता है ना उसके लिए ही ये फैसले अल्लाह पाक लेता है। या थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई। आ, ये जो मैं शेयर कर रहा था इसमें ये बात अंडरस्टूड थी, और बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। बल्कि ये खुदा का कानून भी है कि जिस चीज़ की आप चाहत रखते हैं, जो चीज़ भी आप करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने स्टेप्स उठाना शुरू कर दें। और आखिरी दर्जे में मतलब वो इसको इस तरीके से ताबीर किया जाए कि आप अपनी पूरी एफर्ट लगाएं, और पूरी एफर्ट के बाद अब आगे आप नहीं बढ़ पा रहे, और आप खुदा के सामने मतलब स्टेप्स लेते हुए भी खुदा से जुड़े रहें, दुआएं करते रहें, लेकिन आखिरी दर्जे में उसके अंदर मेहनत करने के बाद कहेंगे, "या अल्लाह बस, मेरी बस हो गई है। अब इससे आगे तेरी मदद के सिवा मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मैं अपनी पूरी एफर्ट कर चुका हूं, ह्यूमन लेवल पे जितने मेरे पास पोटेंशियल था वो पूरा दे चुका हूं। उसके बाद फिर मतलब मैं जब कह रहा था ना कि चाहत जवान होना या आखिरी दर्जे में उसका पक जाना, तो उसके पीछे ये सारी ये था, थॉट था। ये जो अभी आपने इसको खोल भी दिया, और बहुत अच्छा किया है कि ठीक वक्त के ऊपर उसको आपने खोल दिया है, ताकि मुझे भी उसको मौका मिल गया है कि ये खुदा का कानून है। पहले मैंने एफर्ट करनी है सारी की सारी अपनी चाहत के साथ, खुदा से दुआ करते रहना है, लेकिन मैं अपनी पूरी एफर्ट के बाद तो अब मैं नहीं कर सकता भाई, मैं बस हो गई मेरी। तो अब ये है चाहत जवान होने का मौका, अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग। तो फिर खुदा फैसले करते हैं।
वो चाहे हमें ना समझ आ रहे हो, लेकिन वो फैसले करते हैं। जी अच्छा, उमैर का हैंड बिल्कुल। रेज था। उमैर, आप अगर जी इसमें कुछ। उमेर भाई। अच्छा, मैं उसी पे हल्का सा अपना शेयर करना चाह रहा था क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कॉस्ट प्राइस के ऊपर अंडरस्टैंडिंग अपनी। जी। तो अभी जो उस हवाले से डिस्कशन हुई थी उससे जो मैं समझ पाया हूँ कि एक कॉस्ट प्राइस है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आमतौर पे ज़िंदगी में जब भी हम कोई फ़ैसला करते हैं तो उसके मुख्तलिफ नताइज होते हैं। अब वो फ़ैसला हाँ ना का भी हो सकता है और मुख्तलिफ फ़ैसलों में से कोई फ़ैसला चुनना भी हो सकता है कि तीन चार चीज़ें उनमें से मैं कौन सा फ़ैसला करूँ। तो मेरी आवाज़ नहीं आ रही है मेरी आवाज़? आ रही है आपकी बात आ रही है। एहसन, अच्छा हमें आवाज आ रही है, आप देखें जरा अपनी तरफ कोई। जी। अच्छा, तो मुख्तलिफ ऑप्शंस भी। आई एम सॉरी उमैर, आप म्यूट हो गए हैं मेरी तरफ से। मैं क्लिक हो गया, आप अनम्यूट कर लें। ओके, ठीक है। तो मुख्तलिफ फ़ैसलों में से कोई फ़ैसला इंसान चुनता है या एक फ़ैसला होता है हाँ या ना का, मतलब ये करने या ना करने का, ठीक है? तो अब उन फ़ैसलों के कुछ नताइज होते हैं, कुछ कीमत होती है, उसकी बेस पे फिर वो फ़ैसला ले रहा होता है, ठीक है? तो अब मेरे ख़्याल में आम तौर पे हम ये फ़ैसला कोशिश कर रहे होते हैं कि कीमत कम से कम हो, फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। मतलब कि दोनों ही चीज़ें कंसिडर कर रहे होते हैं, कॉस्ट प्राइस भी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी। ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस कम हो, ज़्यादा कीमत ना हो, और जो चीज़ और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो वो चीज़ की तरफ हम आमतौर पे जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी कि इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो एग्जांपल्स इसकी सुबह से शाम तक, मतलब हर लम्हा ही तकरीबन उस मैंने जब जब भी कोई 101 फैसले कोई करते हो कि हम दिन में, सुबह जागने से लेके फजर के टाइम पे उठना है कि नहीं उठना, ठीक है, आँख खुली उसके बाद बिस्तर से उतरना है कि नहीं उतरना या दोबारा सो जाना है, ठीक है। तो वहाँ पे भी यही हो रहा होता है। अच्छा, ये बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल है, आसान वाली, ठीक है। ख़तरनाक फैसले भी कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे अब जिसका ओहदा या इम्पैक्ट माशरे पे जितना ज़्यादा है, मिसाल के तौर पे अगर आप जजेस को लें, तो वो भी ये कर रहे होते हैं, उनको ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर के, और उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है, इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है, तो उस लिहाज से करने होते हैं, ठीक है। उसमें जान का खौफ और बाकी सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, ठीक है। या आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में किसी डकैत से, डाकू से पाला पड़ गया आपका, अब आपने बटवा देना है कि मुज़ाहमत करनी है, ठीक है। तो ये है। तो इस तरह मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हम अ, कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये एग्ज़ाम्पल्स हो गई इसकी। अच्छा, एक चीज़ और जो मेरे ज़हन में आ रही थी वो ये थी कि हम बाद में फ़ैसलों पे पछताते भी तो हैं। कि हम एक फ़ैसला कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी देखा होता है, कॉस्ट प्राइस को भी देखा होता है, लेकिन बाद में फिर हम पछताते हैं कि ये तो जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, या कीमत जितनी हमने अंदाज़ा लगाई थी तो ज़्यादा है, या फ़ायदा जो हमने सोचा था इतना फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि हम गलती भी करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कॉस्ट प्राइस की एस्टिमेशन और कैलकुलेशन के अंदर। तो वो गलती यानी कि हमारे फैसले की दुरुस्तगी मुनहसर है उसकी दुरुस्त कैलकुलेशन या एस्टिमेशन के ऊपर भी। तो उसका मतलब है कि वो दुरुस्त तरीके से असेसमेंट करने के लिए भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो ये बहरहाल थी। तो कल मैं इसको सोचता भी रहा था, मतलब इस पे मज़ीद भी चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे ख़्याल से अगर इसको एक्सटेंड करेंगे टॉपिक तो फिर आगे भी इस पे डिस्कशन कर लेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना। उमैर, लगता है आपकी बातों से ना सारे सोच में पड़ गए हैं। और वो चाह रहे हैं कि पहले हम डाइजेस्ट कर लें दिमागी तौर पे, फिर हम बोलें। तो या इसीलिए मैं यहाँ रुक गया हूँ, इसीलिए मैं यहाँ रुक गया हूँ। अगर मैं मज़ीद बोलता तो मुझे लग रहा था कि शायद चीज़ें फिर और, ताकि यहाँ तक अगर मतलब कि चीज़ें वो थोड़ी क्लियर हों, तो अगर मतलब इसके ऊपर बाकी भी बात करना चाहेंगे आगे, तो मतलब हम कर सकते हैं इसमें। चलें, हाँ अगर जी और देखते हैं सिस्टर आमिना को कि वो किस तरफ लेके जाती हैं इस सेशन को।
फिर हम वो समझने की कोशिश करेंगे कि एस्टिमेशन के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, और उनको इस्तेमाल करते हुए भी क्या गलती लग सकती है कि नहीं लग सकती। तो इस पे इंशाल्लाह ताला देखते हैं सिस्टर आमिना हमें किस तरफ ले जाती ओके, मैंने उमर भाई के जो पॉइंट्स हैं, दो बेसिक जो उन्होंने पॉइंट रेज किए हैं, उसको मैंने नोट किया है। उन्होंने कहा है कि हम आमतौर पे ऐसे फैसले लेना चाहते हैं जिसमें अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी हो लेकिन कॉस्ट प्राइस कम से कम हो। अ, इस तरह के फैसले भी हम लेते हैं, या दोनों तरफ से हम सोच रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि हम कोई भी फैसला लेते हुए एस्टिमेट गलत कर सकते हैं, या हमसे गलत हो जाता है, या ये होता है कि काश मैंने ना ही लिया होता, कुछ भी इसी तरह का। तो बातें उनकी दोनों बकायदा अपने आप में एक टॉपिक है, उस पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन मैं भी ये कहूँगी कि अभी मिस हया है, बिस्मा है, और क्योंकि हम 4-5 लोग तो कल से बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी हमें ये कोई एग्जांपल से या बोल के हमें बताएं कि इनको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट पूरे से अच्छे तरीके से। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि एग्जांपल तो बहुत ज़्यादा इसकी दी जा सकती है। अगर सबको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो फिर हम इसको जो है ना, अगला जो एक पॉइंट है उसको हम खोल सकते हैं। है। अच्छा, और जहाँ एक तक तो एस्टिमेशन की बात है, इसका भी मेरे जहन। जी। आप बात करें सिस्टर आमिना, और कमेंट भी आया हुआ है फातिमा का, उसको भी देख लें। जी। अच्छा। जी, मैं देखती हूँ। मैं कह रही हूँ कि जहाँ तक इसकी एस्टिमेशन की बात है ना, कॉस्ट प्राइस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, इस पे मैंने भी कल लिखा था कि इसका एक एक जैसे मैनुअल टाइप कुछ चीज़ होती है रिटर्न फॉर्म में, कुछ फॉर्म टाइप, वो भी मेरे जहन में था कि वो इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। लेकिन वो ये फिर असल में ना, यानी कि ये टॉपिक तो अपने आप में बहुत लंबा है ना, बहुत बड़ा है। तो लेकिन ये है कि एस्टिमेशन को के टूल्स अगर हम डिस्कवर करना चाहें या खुद उसको बनाना चाहें तो वो बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। मतलब इंसानी कोशिश की जो इम्कान है वहाँ तक तो बनाए जा सकते हैं। लेकिन फैसले फिर भी जाहिर है वो गलत तो हो ही सकते हैं। तो पहले मैं फातिमा का देखती हूँ, फातिमा ने क्या कहा है। जी, फातिमा का मैसेज मिल रहा है आपको? और मैं यहाँ ये नहीं, भी कहना फातिमा का चाहूँ। मैसेज तो मुझे नहीं मिल रहा। जी, मिस हया कह रही है समझ आ गया है, और बिस्मा कह रही है ऐसा नहीं है, वो पता नहीं क्या किस पे कह रही है। उससे ऊपर है बात किस चीज़ पे हो रही है, ये समझ नहीं आ रहा, फातिमा का मैसेज है। और इस मैसेज को भी एड्रेस करें। एंड दूसरी बात ये है कि जो लोग मतलब ये जो हमारे सेशंस हैं, इसका कुछ डेकोरम इस किस्म का होता है कि मजबूर तो किसी को भी नहीं किया जाता कि वो बोलें, लेकिन इनवाइट ज़रूर किया जाता है। और वो जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जिस किस्म के भी सवालात हैं, आपको अपने अंदर महसूस हो रहे हो यार ये तो क्या, मतलब ये सवाल करके क्या, ये मतलब कि कैसा महसूस करूंगा मैं कि ये एक बेवकूफ़ाना सवाल है, मुझे ये बात भी समझ नहीं आई, नहीं ऐसा ना सोचें प्लीज। हम सारे यहाँ मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प के लिए बैठे हुए हैं, एक दूसरे की हेल्प के लिए। कोई मतलब हम उम्र में छोटे बड़े हो सकते हैं, उसकी रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन सीखने के हवाले से और आगे बढ़ने के हवाले से, दीन और दुनिया की कामयाबी के हवाले से हम सारे खुदा की रहमत के मोहताज हैं, और एक दूसरे की मदद के। तो प्लीज बोलें, बात करें, हम सारे लर्नर्स हैं यहाँ पे। जी सिस्टर फातिमा आमीना। मायरा के भी हैंड रेज है। जी मायरा, आप लोगों को जी मेरी फातिमा, आवाज? मैं आपसे पूछना जी। चाहूंगी। मायरा, 1 मिनट रुकिएगा। फातिमा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बच्चे, हम इतनी देर से, कितने मिनट हो गए हमें, 30 मिनट हो गए हैं, हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। फैसला लेते हुए हम बड़ा फायदा देखते हैं और कम से कम कीमत उसकी देना चाहते हैं। इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स बच्चों की, स्टूडेंट्स की लाइफ से, और उसी पे अभी तक बात चल रही है। यानी कि मुझे ये समझ नहीं है कि आपको ये टॉपिक ही नहीं समझ में आया अभी तक कि हम क्या बात कर रहे हैं।
आप उस पे लिखें अपना, और मायरा टॉपिक आप समझ अपना सवाल कर लें। जी फातिमा बोल रही है, टॉपिक जी समझ फातिमा। आ गया है। जी मुझे टॉपिक समझ आ हम्म। गया, लेकिन सर वो मेयर ने हम्म। जो बात की उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ ना। मुझे लगा कि ये टॉपिक से बाहर भी कोई बात हो, तो उसी पे मैंने अच्छा, वो टॉपिक से बाहर जो उमर भाई ने दो नुक्ते उठाए थे उन पे अभी हमने बात कोई नहीं की। वो है टॉपिक से रिलेटेड ही, लेकिन उसको अभी हम उस पे मजीद यानी तफसील से कोई बात नहीं कर रहे हैं। हमने ये कहा था कि हम पहले ये देख लेते हैं कि आप सबकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है इस पे। क्योंकि देखिए हमारी ये जो मेथोडोलॉजी है ना, इसमें बात अभी फितरत से शुरू हुई है। अभी जो आगे की स्लाइड से वो मैं देख रही थी, तो शायद अभी हमें 2-3 लेक्चर्स और लग जाएं। लेकिन अगर हम किसी एक टॉपिक को मजीद खोलना चाहते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, यानी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन हम चीज़ों को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं करना चाहते, बच्चों के लिए खासकर, कि जो हमारे साथ नए नए जो न्यू कमर्स आए हैं। हम तो फिर भी अपने तौर पे भी चीज़ें कर ही लेंगे। तो हमने ये कहा था कि पहले हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। सब जब एग्री होंगे कि मजीद इसको खोलना चाहिए या यहीं पे रोक के अपने टॉपिक पे आगे बढ़ना चाहिए, तो हम उस पर बढ़ जाएंगे। जी अच्छा, ये बड़ी अहम बात है। मायरा आपका हैंड एक तो डाउन हो गया, आपने अभी बात करनी है, हैंड रेज कर लें। एंड अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला टॉपिक अभी मिसालें दी, उमर ने भी बात की, सिस्टर आमिना ने भी बात की, इसके ऊपर कोई कन्फ्यूजन हो या इवन की अपनी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, शेयर करने का मतलब ये भी होता है, मतलब बहुत मर्तबा लर्नर्स ये भी करते हैं कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग सबके सामने रखते हैं, ये देखने के लिए कि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ क्या ऐसा सही है। तो उसके ऊपर बहुत सारे जब कमेंट्स आ जाएंगे ना, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको कुछ और तवानाई मिल जाएगी, मतलब सोचने के मौके भी मिल जाएंगे। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग आप हैंड रेज करके ये यहाँ से भी बात शुरू कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो अंडरस्टैंड किया है मैंने, मैं यहाँ ये शेयर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या मैं सही समझी हूँ? तो इस तरीके से भी आप लोग शेयर कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग। मतलब जरूरी नहीं है कि सवाल माइंड में आ रहा है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग भी शेयर करने के लिए हैंड रेज कर दें, ताकि उसके ऊपर भी अगर सवालात उठे तो मजीद उसके एस्पेक्ट के ऊपर सोचने का मौका मिल जाए। तो जी, और ओवरऑल एहसन ने कहेंगे। जी। एहसन ने जो ये कहा है कि इसको मजीद खोल दें, तो मैं पहले कहूंगी एहसन, मायरा के बाद आप पहले बात करके हमें बताएं कि आपको क्या समझ आया है अभी तक, ताकि हम आपकी मौजूदा अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए आपसे आगे बात करें। हाँ। तो पहले मायरा का सवाल है, उसके बाद एहसन का। या वेरी वेल। और दूसरी बात यह है, मैं अभी फील कर रहा था, अचानक ही दिमाग के अंदर आया है कि जब हम इन नौजवानों को मुखातिब कर रहे हैं तो लफ्ज़ बच्चे यूज़ कर रहे हैं। मुझे ऐसे महसूस होता है कि इनको एक बहुत ही आकिल बालिग कंसीडर करते हुए सही लफ्ज़ भी हम इनके लिए इनको मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि मुझे ऐसे महसूस होता है कि ये लफ्ज़ बच्चे है या किड्स है, ये ये इसका इस्तेमाल करना भी अपनी एक साइकोलॉजी रखता है, नफ्सियात रखता है। तो मेरे ख्याल में कि ये हम्म। सारे आकिल बालिग हैं और हम्म। रिस्पॉन्सिबल हैं और उस उम्र को पहुंच चुके हैं जिसमें अपनी ज़िंदगी के फैसले, अपनी ज़िंदगी की राहें और लॉन्ग टर्म विजन को तय करें। तो इन आप इसके ऊपर भी अगर कोई राय इनसे लेना चाहें सिस्टर आमिना, तो वो भी हम कर लेंगे। तो इनको क्या पसंद है कि इनको मुखातब किया जाए, जैसा कि हम अपने एडमिन ग्रुप में भी कि एक दूसरे को मुखातिब कैसे किया जाए इसके ऊपर एक लंबी गुफ्तगू करते रहे पिछले दिनों। तो मुझे तो बड़ा पसंद है कि इन लोगों को यंगस्टर कहा जाए, और मैं इनके नाम से इनको पुकारता हूं ताकि इनको पूरा एहसास हो। लेकिन वो फिर कभी कभी बच्चे भी आ जाता है। तो इसके इसके बड़े एस्पेक्ट्स हैं, पिछले दिनों इसके ऊपर गुफ्तगू करके पता लगा कि अच्छा, जब हम मुखातिब कर रहे होते हैं तो इसके क्या असरात पड़ रहे होते हैं उसके ऊपर, सुनने वाले के ऊपर। तो इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला चल के गुफ्तगू करेंगे। बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनको यंगस्टर कहना, इनके नामों से पुकारना, ताकि इनको पूरा एहसास हो कि ये पूरे आकिल बालिग इंसान हैं और अपने जिंदगी के फैसलों के अंदर रिस्पॉन्सिबल हैं। जी मायरा। नहीं, ऐसा भी हो सकता है इनको यंगस्टर्स कहने से किसी और को दुख होए फिर। क्या मतलब? इनको यंगस्टर्स नहीं कह रहे हैं, इनको पार्टिसिपेंट्स कह लेंगे हम। हाँ बिल्कुल, पार्टिसिपेंट्स कहें या इनके नामों से पुकारें, बजाय पार्टिसिपेंट, मतलब जब हम ओवरऑल इनसे मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि बच्चों, बच्चों की बजाय
मेरे ख्याल में कोई भी बच्चा नहीं है इस वक्त हमारे लिए छोटे हैं, मतलब, लेकिन यहाँ हम सारे लर्नर हैं, तो उस माहौल को मेंटेन रखने के लिए इनको इनके नामों से पुकारें, पार्टिसिपेंट्स कहें, दैट इज वंडरफुल। मतलब मेरी राय है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, ये मेरी राय है। सही बात तो वो है जो वो उनको क्या पसंद है। चलें, हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला। जी मायरा। जी मायरा, आप सवाल कर लें। सर मैं इसमें ऐड करना चाह रही थी जो अभी टॉपिक चल रहा था। मेरे ख्याल हम्म। से दो सिचुएशंस होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब कोई भी हम पॉजिटिव काम कर रहे होते हैं तो शुरू में हमें एफर्ट लगता है और बाद में कंफर्ट। तो शुरू में जो भी एफर्ट लगता है ना वो हम उसको मतलब कर नहीं पाते और इसीलिए ज़्यादा पॉजिटिव काम हम नहीं कर पाते। और नेगेटिव काम में ऐसा होता है कि शुरू में कंफर्ट फील होती है और बाद में ना रिग्रेट होता है, बाद में हमें एफर्ट डालने पड़ते हैं। तो शुरू में जो कंफर्ट होती है हम उसकी वजह से तो वो नेगेटिव काम लगातार कर रहे होते हैं और बाद में फिर हमें रिग्रेट होता है वो करने के लिए। कोई कोई एग्जांपल मायरा, नेगेटिव की। बहुत सी ऐसे एग्जांपल्स होती हैं, जैसे मतलब अपना टाइम वेस्ट करना स्क्रोलिंग करते हुए। उस वक्त तो हमें एंटरटेनिंग लग रहा होता है, कंफर्टेबल लग रहा होता है, लेकिन बाद में तो हमारा पूरा मतलब दिन गुजर जाता है ना, ऐसे वेस्ट हो जाता है, तो बाद में रिग्रेट होता है कि मैं काफ़ी मतलब टास्क ऐसे कर सकती थी इस हम्म। तरह। तो इसलिए बिल- मतलब हम ज्यादातर इसी इसी वजह से हम नेगेटिव काम ज्यादातर कर रहे होते हैं बिल्कुल क्योंकि सही। शुरू में उसमें कंफर्ट होती है। ओके। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि शुरू में भी अगर हम अनकॉन्शियस होते हैं शायद, हम इतने अवेयर नहीं होते हैं, हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम ज़रूरत और फैशन का फ़र्क जो है वो कायम नहीं कर पाते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों का एकेडमी जाना स्कूल के बाद, क्या ये उनकी ज़रूरत है या ये एक फैशन है? ये इसमें एक मतलब थॉट प्रोसेस है, सोचना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ट्रेंड के पीछे भागना और ये सारा कुछ, जैसे आपने स्क्रोलिंग की भी बात की है, तो आपने ये कहा है कि क्योंकि नेगेटिव चीज होती ही आसान है तो इसलिए हम उसको करते हैं। ये बात भी आपकी बहुत अच्छा पॉइंट मुझे याद आ गया। तज़किया नफ्स एक किताब है मौलाना अमीन हसन इस्लाही की, और लास्ट ईयर मैंने रमजान में उसे कंप्लीट किया था। उसमें मौलाना ने एक जुमला लिखा है, बहुत ही बहुत बहुत खूबसूरत जुमला। वो कहते हैं कि जब भी इंसान नेकी की तरफ कदम बढ़ाता है, यानी आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे बहुत छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। और वो ऐसे है, उसकी मिसाल उन्होंने ऐसे दी कि जैसे कोई बुलंदी की तरफ चढ़ता है या पहाड़ी की तरफ चढ़ता है, उस दौरान उसका जब हाँफता भी है, वो थकता भी है, वो रुकता भी है, वो रोता भी है, परेशान भी होता है, उसे हेल्प भी चाहिए होती है। तो ये ऐसे है। और जो तनज्जुली की तरफ हमने आना होता है, जब पस्ती की तरफ आना होता है, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ जाती है, आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको ही कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इरादा और इख्तियार के अलावा एक और चीज़ भी रखी है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्शियंस और ज़मीर। और इसके साथ ही सेल्फ अवेयरनेस। मैं शायद उसको स्लाइड को आगे कर ही देती हूँ। अ, हाँ, यहाँ पे था। तो जहाँ पे हमें पॉजिटिव या नेगेटिव सिचुएशंस का, पहले तो मैं ये भी चाहूँगी कि सिचुएशंस पॉजिटिव या नेगेटिव होती हैं या नहीं होती हैं, इस पे जफर भाई बात करें ज़रा। होती है कि नहीं होती? मुझे तो लगता है कि सिचुएशंस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती हैं, हमारा रिस्पॉन्स उस पे क्या है, ये उसको बनाता है पॉजिटिव या नेगेटिव। यानी देखे ना, शुरू शुरू में रेडियो आया होगा या टेलीविजन आया होगा तो तब भी यही सब मसला हुआ होगा कि लोग टाइम वेस्ट करें, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेटल डाउन होगी, लोगों को पता चल गया कि इसका यहाँ तक इस्तेमाल ठीक है, यहाँ पे गलत है। असल बात इस्तेमाल की थी, असल और इस्तेमाल रिस्पोंडेंट की जिम्मेदारी है, उसने कैसे करना है। मोबाइल तो पड़ा हुआ है, वो तो 24 घंटे कह रहा है कि मुझे यूज करो। चैट जीपीटी तो किसी को उठने नहीं देता, उससे एक काम को वो कहता है अगला ये भी कर दूं, आपका अगला ये भी कर दूं। तो हमें खुद अवेयरनेस हमारी कितनी है, हमारा अलमिया, आज के दौर का अलमिया जो है, मुझे लगता है वो ये इंफॉर्मेशन का कम होना नहीं है, उसमें अवेयरनेस और सेल्फ अवेयरनेस का होना या कॉन्शियस लेवल का कम होना या कंफ्यूजन्स का
रेज होना, ज़्यादा बढ़ना, ये ज़्यादा बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ। क्योंकि ये भी एक बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको, आपके पॉइंट को मैं वैलिडेट कर रही हूँ कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि नेगेटिव चीज़ों की तरफ इंसान को आसानी लग रही होती है, और जो पॉजिटिव काम होता है उसकी तरफ आपको ज़ाहिर है हिम्मत करके काम करना पड़ता है। तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया है। कुछ और अगर आप कहना चाहती हैं, कोई और इस पे कमेंट करना चाह रहे हैं तो कर ले। एहसन का भी हैंड रेज हुआ था। जी, पार्टिसिपेंट्स में से और कोई इस पे? जी हसन। सर मुझे एक सवाल था। जी एक बात समझ नहीं आई थी मुझे। जी जी। सर वो बात ये थी कि जो आपने एग्जाम्पल दी थी ना, जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, जब क्लासेस शुरू हुई थी आज की जो क्लासेस हुई, कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी वाली। जी, सर वो मुझे थोड़ी बहुत समझ नहीं आई थी। क्या आपके पास कोई और एग्जाम्पल है मुझे समझाने के लिए? प्लीज बताएं। एहसन आप ये कह रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली बात आपको समझ नहीं आई, कोई और मिसाल दे दी जाए तो उसको आप समझने की कोशिश करेंगे, ये कह रहे हैं एहसन आप? जी जी सर, यही कह रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी, हमारे पार्टिसिपेंट्स में से अगर कोई आगे बढ़े, हम पिछले 40 मिनट से इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, और एहसन को किसी और मिसाल से ये बात समझा दे, आसान आसान और सादा जुबान में, कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या चीज़ है। मैं कोशिश करूँ। जी 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 उमैन। अच्छा, एग्जाम्पल की। अच्छा, जिस तरह एहसन भाई जो हैं ये मेरे ख्याल से लॉ कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, एहसन एहसन लॉ नहीं कर रहे। आई थिंक, आई डोंट वो नो। मंजूर, एहसन, अच्छा वो मंजूर है, ये ठीक है। मंजूर भाई, मंजूर है, मंजूर। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं? एहसन, अगर आप बताना चाहें कि आप क्या कर रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं, अगर शेयर करना चाहें चैट में या अनम्यूट करके। सर मैं कमीशन ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूँ और साथ साथ डिप्लोमा की भी। जी कमीशन ऑफिसर आर्मी में। जी जी। जी अच्छा, ठीक है। अच्छा, कोई तो मेरे पास वो लॉ के उस हवाले से आ रही थी, तो चल वो भी वैसे इनको मेरे ख्याल से उम्मीद है कि समझ आ जाएगी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डेफिनेशन तो मेरे ख्याल से क्लियर होगी होगी कि जब भी हम कोई फैसला करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कॉस्ट प्राइस ये असल में है क्या, कि सुबह से शाम तक हम ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, हर वक्त कोई ना कोई फैसला कर रहे हैं, ठीक है। ये काम करना है या नहीं करना, मतलब कोई भी काम सुबह से शाम हम मुख्तलिफ काम करते हैं, और उससे पहले हमारे जहन में आता है कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये वाला फ़ैसला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वो हम फैसले कर रहे होते हैं उसकी नतज की बुनियाद पे कि इसका नतीजा क्या होगा, और या ये फ़लाँ फ़ैसला करूँगा उसका नतीजा क्या होगा, ठीक है। तो हमारी कोशिश क्या होती है कि नतीजा बेहतरीन हो, लेकिन उसमें एफ़र्ट हमारी कम से कम लग जाए, ठीक है। ऑप्टिमल कोई चीज़ हमें मिल जाए, तो ये हमारी कोशिश होती है। तो इसी को हम वो कह रहे हैं कि कॉस्ट कम से कम देनी पड़े हमें, एफर्ट कम से कम हो रही हो हमारी, और फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। आम तौर पे इंसान इस तरह से अप्रोच कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब लॉ की मिसाल जो मैं देना चाहता था वो ये थी कि एक वकील है, उसके पास एक केस आया है, ठीक है। अब जो केस लेकर आई है पार्टी, मिसाल के तौर पे वो गिल्टी है, ठीक है। लेकिन वो ये चाहती है क्योंकि आप बहुत बड़े वकील हैं तो आप हमारा केस अदालत में डिफेंड करके हमको बेगुनाह साबित कर दें, ठीक है। उसके लिए हम आपको बहुत यानी कि 1 अरब रुपया देते हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब उस बंदे ने ये फैसला करना है कि मेरे पास एक, अगर मैं फैसला ये करता हूँ कि ये डिफेंड करूंगा इसको जाके, तो इन एक्चुअल मैं एक झूठ को डिफेंड करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये है तो कातिल मिसाल के तौर पे, ठीक है, लेकिन मैंने इसको बेगुनाह साबित करना है। तो उस सूरत में मुझे 1 अरब रुपये मिल रहा है। तो अब यहाँ पे उसने एक फैसला लेना है। अब इस फैसले के पे पहुँचने के लिए वो मुख्तलिफ चीज़ों का जायज़ा लेगा और सोचेगा कि अगर ये फैसला मैं उसका केस ले लेता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा है, और अगर ये वाला केस मैं नहीं लेता तो मुझे क्या फ़ायदा और नुकसान है, ठीक है। तो ये जो भी फ़ायदे और नुकसान वो कंसिडर करेगा, ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो अब कुछ इन पे पहुंचेगा कैसे, वो एक अलग डिटेल है मेरे नज़दीक, कि किस तरह से वो फैसला करके यहाँ तक पहुंचेगा। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि अगर आप इससे अब समझ पाए हों कि अब ये जो फैसला करना है ना, इस फैसले के करने में भी कुछ फ़ायदे और नुकसान है, और ना करने में भी कुछ फ़ायदे और नुकसान है, ठीक है। तो उन फ़ायदों और नुकसान को कंसिडर करते हुए किसी फैसले पे पहुंचेगा, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कॉस्ट प्राइस है। मैं
बहुत इंजॉय किया मैंने ये जो आपका पूरा कॉम्प्लीमेंट है। अ, एक तो मैं उमेर भाई आपको आइडिया देने लगी थी कि एसन को आपने अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ये पूरा आइडिया समझाना है ना, तो इन्हीं से बात करना शुरू करें कि अच्छा आप ये काम क्यों कर रहे हैं। ये खुद ही उसके फायदे और नुकसान बताना शुरू कर देंगे और उनको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। बट आपने जिस तरह से समझाया, होपफुली उम्मीद करते हैं कि उन्हें समझ आ जाएगा। लेकिन एहसन आप यूं कर सकते हैं कि आप लिखें अपने डायरी पे कि आप ये जो कमीशन्ड ऑफिसर की जो भी तैयारी कर रहे हैं, 2 कॉलम बनाएं। एक साइड पे लिखें कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, यानी इसके फायदे क्या हैं। दूसरी साइड पे लिखें कि अगर मैं ये नहीं करूँ तो मुझे नुकसान क्या होगा। एक दफ़ा पहले शायद क्लास में डिस्कशन के दौरान आपने बताया था कि इसका लाइफस्टाइल अच्छा है, इसमें जो है एक सुकून है ज़िंदगी भर का, और जो भी फायदे एक साइड पे लिखे और नुकसान एक साइड पे लिखे। तो यहाँ पे जो आप जाहिर है आपको इसमें फ़ायदे ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, इस वजह से आपने ये फैसला लिया है कि मैं इस फील्ड में चला जाता हूँ। तो ये बिल्कुल एक इब्तदाई बात है, मैं ये नहीं कह रही कि पूरी एस्टिमेशन हो गई है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप खुद को सिर्फ समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और एक बात जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगी जब ये मैंने मुझ पे ये बात रिवील हुई कि डिसीजन मेकिंग, जो हमारा एसडीपी का कोर्स है जिसमें ये बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स इनरोल हैं ऑलरेडी, वहाँ पे इन सब से जब बात हुई थी कि आप किस पे बात पहले करना चाहते हो, तो इन सब ने कहा था डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। 4-5 वोट्स इस पे आए थे। तो मैंने डिसीजन मेकिंग पे एक प्रेजेंटेशन बना के रखी हुई है इन लोगों के लिए। रमज़ान के बाद हम उसको रिज्यूम करेंगे। अ, अभी जो मेयर भाई ने बात की है वहां से अगेन मैं जुमला उठा रही हूँ कि फैसला, ये एक मिथ है कि फैसला या ठीक होता है या गलत होता है। फैसला, उस किसी फैसले को आप कैसे फेस करते हैं वो आपको, यानी वो पूरा एंगल बदल देता है कि वो ठीक और गलत की वो कशमकश से निकल जाता है। शायद मेरी ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब मैं इसको प्रेजेंटेशन में आके आपके सामने खोलूंगी और इस मिथ को हम ब्रेक करेंगे कि कोई भी फैसला ठीक या गलत नहीं होता, बल्कि उस फैसले पे हमारा रिस्पॉन्स क्या है। खासकर ये जो इन्होंने बात की है एस्टिमेशन की, तो इसके भी एंड का जो बिल्कुल समझ लें कि जो एंड का स्टेप होगा, वहां पे हम यही देखेंगे कि ये जो फैसला था इसको मैंने जो इसके वर्स्ट, जो बुरे से बुरे नतज हैं, उसको भी मैं कितनी डिग्निटी से, कितनी मोरालिटी पे कायम रहते हुए फेस कर सकता हूँ। मुझे उस तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मतलब असल में बात फिर अपने ऊपर ही आ जाती है कि हमने कैसे रिस्पोंड करना है। शायद ये बातें बहुत मुश्किल लग रही हैं आपको, लेकिन जिन लोगों को समझ आ रही हैं शायद वो कुछ ना कुछ इसमें से पॉइंट्स अपने लिए ढूंढ लेंगे। तो ये डिसीजन मेकिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सारे टॉपिक ना एक दूसरे के अंदर ऐसे ना, और इरादा और इख्तियार हमारा, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा ज़मीर, आप देखें कि ये जो 6-7 क्वालिटीज़ हैं अल्लाह ताला ने ये इंसान को दी हैं। अगर उसके लिए दुनिया का एक स्ट्रक्चर जो है, मैं अब अपने टॉपिक पे आ गई हूँ, अगर दुनिया का जो स्ट्रक्चर है एक आजमाइश के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया है, तो देखें कि उसको खूबियां भी क्या क्या दी हैं। उसको सेल्फ अवेयरनेस दी है, खुद आगही, उसे पता है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। और यानी कि वो पूरे इन्वायरमेंट से लेके स्टिमुलस, हर जुमला, हर लफ्ज, हर बिलीफ उसके ऊपर कोई ना कोई असर रखता है, कोई ना कोई उसके ऊपर तासीर उसकी है। फिर इंसान की एक विजडम है या हिकमा है या उसकी कोग्निटिव एबिलिटीज हैं कि इंसान को ये ताअक्कुल, जिसे अकल हम कह सकते हैं, फहम कह सकते हैं, वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। ये उसके टूल्स हैं। समझ ले एक 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 मुजाहिद आया है, ठीक है, दुनिया में उसे उतार दिया गया है, और उसके पास ये असलहा है, उसके पास ये गोलियां और ये तोपें और ये चीजें हैं उसके पास, जो उसकी हेल्प करेंगी उसको सच्चाई तक पहुंचने में। सेल्फ अवेयरनेस है, कोग्निटिव एबिलिटीज हैं। और जफर भाई अगर तो आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो मैं रुक जाती हूँ, वरना मैं इसको कंप्लीट करना चाह रही थी। थैंक यू वेरी मच, बस मुझे 1 मिनट दे दीजिए, फिर आप इसको वैसे ही जारी रखिए। एहसन की बात से मैं बात करना चाह रहा था कि उन्होंने एक सवाल किया था कि ये मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ नहीं आई। उसके ऊपर उमेर ने बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल दी। थैंक यू वेरी मच उमेर। उम्मीद है कि उस पर भी बहुत ज़्यादा बात समझ आ गई होगी। उसके बाद सिस्टर आमिना ने कुछ कमेंट किए हैं, वो बड़े अहम हैं। लेकिन अगर आप पार्टिसिपेंट्स में से किसी को वो बात समझ नहीं आई ना, तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। जैसे उन्होंने खुद कह दिया है कि वो असल में हम करेंगे, आगे चल के करेंगे। तो अभी जो बात अभी शुरू कर रही है ना सिस्टर आमिना,
वो हमारे टॉपिक से अब जुड़ रही है। मैं असल में ये इसलिए हैंड रेज किया और यहाँ इंटरप्ट भी किया कि थोड़ा सा चीज़ें चीज़ें जो हमारे पार्टिसिपेंट्स के मुताबिक रहें, और हम वहाँ रुक करके एक चीज़ को फाइनलाइज करें कि भी यहाँ तक ये बात हो चुकी है, और फिर अब देखेंगे हम उसी तसल्सल के साथ बीच में ये एक बात आ गई थी उसको हम छोड़ देते हैं और फिर हम आगे चल रहे हैं। तो पार्टिसिपेंट से मैं चाहूंगा कि यहाँ तक बात अगर वाजे है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तक, और एक मैं बहुत ही जल्दी से ना एक और मिसाल भी दे देता हूँ आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हवाले से, जो कि सर मुइज ने दी और वो मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के यहाँ। मतलब वो बड़ी ही सादा है कि आपके पास पैसे हैं और आप मोबाइल भी लेना चाहते हैं और लैपटॉप भी लेना चाहते हैं, लेकिन दोनों नहीं ले सकते। जो चीज़ आप ले लेंगे ना और जो चीज़ नहीं ली, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। मतलब जो चीज़ आपने सेक्रीफाइस कर दी ना, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और जो ले ली वो तो सादर ले ली, दोनों चीजें नहीं ली जा सकती। तो यहां तक हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टॉपिक जो है वो कवर कर लिया है। कमेंट भी हमें मिल रहे हैं कि ये समझ आ गई है बात। और बीच में प्रेजेंटेशन की बात हुई डिसीजन मेकिंग की, वो इंशाअल्लाह ताला उसको डिटेल में हम करेंगे जैसे कि सिस्टर आमिना ने कहा। जी सिस्टर आमिना, अब यहां से आप बात शुरू करें कि ये फितरत के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, यहां से हम आगे चल रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जफर भाई। क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम भी क्योंकि एक लर्नर मोड में होते हैं, तो हम उसको कह देते हैं या बताते हैं बच्चों के साथ, नहीं सॉरी पार्टिसिपेंट्स के साथ अपने आइडिया को शेयर करते हैं। तो लेकिन वो दूसरों को ना एकदम कंफ्यूजिंग कर वो माहौल में ले जाते हैं ना। तो खैर आपने इसको अच्छे से कर दिया। खैर अच्छा, तो मैं बात कर रही थी फितरत की, कि वो फितरत वो बुनियादी सॉफ्टवेयर है, वो बुनियादी चलिए मैं अपनी स्लाइड देखती हूँ शायद हो ये वो सॉफ्टवेयर या बुनियादी साख्त है। जैसे कि हमने कंप्यूटर की बात की थी कि उसके अंदर कोई बाय डिफॉल्ट कुछ चीज़ें जो है वो उसका डिज़ाइनर उसके अंदर रखता है, और इसी तरह से अल्लाह ताला ने बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर कुछ एबिलिटीज रख दी हैं। वो बुनियादी साख जिस पर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है, ये बिल्कुल जो जाहिर है जो बाय डिफॉल्ट चीज़ें हैं वे इनमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं है। ये मशरिक से लेकर मगरिब तक हर छोटा बड़ा इंसान बूढ़ा, इल्ला ये कि उसमें कोई मेंटली रिटार्डेड है या खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की बीमारी है कि वो अपने इस्तेमाल नहीं कर पा रहा अक्ल को, तो उसके हाँ ये इसमें कुछ होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने ये जो फितरत, ये जो एबिलिटीज हैं, ये बाय डिफॉल्ट उसके डिज़ाइन में रख दी हैं। यही इंसान की फितरत है। और आमतौर पे जो इसकी सबसे मतलब खूबसूरत मिसाल है वो यही है कि इंसान को खैर और शर का खुद ही पता होता है। ये बात ठीक है कि इतलाकात में इतलाक का मतलब होता है अप्लाई करना किसी चीज़ को, मजीद उसकी डिटेल में जाना। वहां पे हमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन बुनियाद में हमें पता होता है कि किसी झूठ बोलना बुरी बात है, कत्ल करना बुरी बात है, चुगली करना बुरी बात है। जैसे कि एक हदीस भी है कि गुनाह वो है जिसको करने पे तुम्हारे दिल में खटका पैदा हो और तुम ये चाहो कि बात किसी और को मालूम ना हो। अब यहाँ पे कोई, अब जब इसके तलाकी मसाइल आएंगे तो कोई ये भी कह सकता है कि भाई बहुत सी चीज़ें जायज़ होती हैं लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरों को पता ना चले, तो ये एक अलग बात है। लेकिन एक बुनियादी बात ये है कि बुराइयां जो हैं वो अपनी फितरत में इंसान की अंदर जो है वो एक कयामत सुगरा, इसको मौलाना मीन हसन इस्लाही और हमारे उस्ताद ने ये वर्ड जो ताबीर उन्होंने इस्तेमाल की है, वो कहते हैं कि क़यामत सुगरा इंसान के अंदर बरपा रखता है। एक क़यामत वो है जो कि जज़ा के दिन आएगी, यानी बरपा होगी और उस दिन जज़ा का दिन होगा और फैसला कर दिया जाएगा कि ये ठीक और ये गलत। और एक क़यामत सुगरा एक ज़मीर की शक्ल में हमारे अंदर वदियत की गई है, जो हर वक्त हमें बताती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। और जहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं वहां पे भी वो हमारे दिल के अंदर कुछ शकूक व शुबहात पैदा कर देती है। ये स्केप्टिसिज्म जो है, ये जो शकूक व शुबहात हैं, ये जो कंफ्यूजन है, इससे घबराना नहीं है, इससे डरना नहीं है, इससे भागना नहीं है। इसको अगर आप बंद कर देंगे, इसको दबा देंगे, तो ये आपका नुकसान ज्यादा करेगी, बजाय इसके कि आप उसको कहीं नोट डाउन करें, आप उसके पीछे लग जाएं। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने अगर 5 साल अभी पढ़ा है तो इससे तकरीबन 10-12 साल पहले मैंने अपने जहन में सिर्फ सवाल ही पैदा किए होंगे। तो सवाल पैदा होना बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर सही और गलत का फैसला करने के लिए जो है वो एक कॉन्शियस और ज़मीर भी रखा है। तो आप सोचें कि अल्लाह ताला कुरान में जिस इंसान से मुखातिब है, वो कोई बेबस और कोई लाचार मखलूक नहीं है कि जिससे वो मुखातिब हो गया है, बल्कि उसने उसे पूरे टूल्स दिए हैं, पूरी उसने उसकी रहनुमाई की है। खुद फितरत के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें, यानी
मौजूद हैं, यानी उसके इतने पार्ट्स हैं, उसके इतने पहलू हैं कि वो खुद भी इंसान को सच्चाई तक लेके जा सकती है। उसमें सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस की बात मैंने कर ली है। कोग्निटिव एबिलिटीज हैं, ताकुल यानी अकल हमारी काम किस तरह से करती है। और अब जो हमारे एथिस्ट लोग हैं जो ये कहते हैं कि खुदा है ही नहीं, या उसका वजूद की शायद हमें ज़रूरत ही नहीं रही, तो वो भी इसी कोग्निटिव एबिलिटीज या विजडम को इसकी बुनियाद बनाते हैं। और हम लोग जो हैं, हम भी इसी कोग्निटिव एबिलिटी को फितरत का या विजडम सॉरी हाँ, फितरत का एक हिस्सा मान रहे हैं। तो इसमें क्या फ़र्क है, इसको मैं आगे वाले लेक्चर में डिटेल से खोल दूंगी, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखें कि विजडम और हिकमा भी हमारे अंदर मौजूद है फितरत के तौर पे। एक उसकी और डायमेंशन जो है वो इमेजिनेशन है या तखय्युल है, कि इंसान के दिमाग में इंट्यूशन या वजदान भी हम इसे कह सकते हैं, कि इंसान के दिमाग में अचानक कोई तदबीर आना, अचानक कोई किसी मसले का हल जहन में आ जाना। तो ये भी और इमेजिनेशन के थ्रू हम आगे बढ़ रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े फैसले। हम अपनी राइट ब्रेन का यूज़ करके अपनी इमेजिनेशन को देखते हैं कि ये काम, यानी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक बुक है, उसको रिसेंटली मैंने ख़त्म किया है। तो उसका जो ऑथर है वो कहता है कि हर काम 2 बार होता है। एक दफ़ा हम अपनी इमेजिनेशन में उसको करते हैं और एक दफ़ा हम रियल लाइफ में से करते हैं। तो इमेजिनेशन जो है ये एक बहुत बड़ी पावर है। तो अल्लाह ताला ने ये भी हमें दी है। अलबत्ता जब ये इमेजिनेशन की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो तो आपको पता है कि हर चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेगी तो उसका कुछ नुकसान होगा। जैसे साइंस पे लोग ज़रूरत से ज़्यादा तवक्कुल करेंगे तो नुकसान यही निकला कि एथिस्ट अप्रोच की तरफ चले गए हैं। इसी तरह इमेजिनेशन की तरफ अगर हद से ज़्यादा जाएंगे तो मराकबे, चिल्ले, सूफियाना और तसव्वुफ और ये सारा इसकी तरफ चले जाएंगे। इसके दरमियान बैलेंस या इसको अपनी हद में रख के कैसे इस्तेमाल करना है, ये एक अलग बात है। चौथी जो चीज़ अल्लाह ताला ने हमें दी है वो मोरालिटी है या मोरल वैल्यूज़ हैं, या खैर और शर का शऊर है, या प्रिंसिपल्स हैं। इस पे हम बात कर चुके हैं कि हमारे अंदर ही ये चीज़ मौजूद होती है। उसके बाद फ्री विल है, इरादा और इख्तियार को हमने कल खोल के देखा था कि क्या वाकई इंसान के पास इरादा होता है। बाज़ औक़ात इरादा होता है लेकिन ऐसे लगता है इख्तियार नहीं है, लेकिन हमने कल जो 2-3 एग्जाम्पल से देखा था और आज भी हमने इसी टॉपिक को लेके चले हैं, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि नहीं, इंसान के पास इरादा भी है, इख्तियार भी है, लेकिन वो जिस फैसले को लेता है वो उसको अपने फ़ायदे को देखते हुए उसकी तरफ चला जाता है। उसको ये नहीं कह सकते कि ये मेरी मजबूरी थी। हो सकता है मजबूरी हो, लेकिन मजबूरी में भी फैसला उसी ने किया है, लिहाजा अपने फैसले को ऑन करे। उसके बाद एक और इंसान के अंदर जो एबिलिटी रखी गई है वो है लैंग्वेज, ज़ुबान, नुत्क, बयान। अल्लामाहुल बयान जो कुरान ने जिसको बयान किया है कि इंसान के अंदर ये पोटेंशियल रखा गया है कि वो बोल सकता है, वो जुबान के जरिए से अपने मैसेज को कन्वे कर सकता है। और एक जुबान नहीं, कई जुबानें वो सीख सकता है, किसी भी माहौल में पैदा हो जाए वो जुबान सीख लेता है। मिसाल के तौर पे एक परिंदा जो है या एक बिल्ली का बच्चा और एक इंसान का बच्चा एक ही घर में पैदा हो, तो इंसान का बच्चा बोलना सीख लेगा, वो जुबान सीख लेगा पूरी की पूरी। लेकिन एक वो बिल्ली का बच्चा या एक एनिमल वो नहीं सीख सकेगा, क्योंकि उसके अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही नहीं है। उस पर ये एतराज़ ही नहीं बनता कि भाई ये क्यों नहीं बोलता, उसके अंदर वो है ही नहीं। तो ये नुत्क, लैंग्वेज, जुबान, बयान करने की सलाहियत जो है, अपने मैसेज कन्वे करने की सलाहियत, बहुत बड़ी सलाहियत है, बहुत बहुत बड़ी सलाहियत। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान को दी है। और उसके बाद एस्थेटिक्स, हिस्से जमालियात, जिसका जिक्र बिस्मा ने बिल्कुल शुरू में किया था कि इंसान खुशबू या अच्छाई या जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं उसकी तरफ जाता है, और जो नजासत वाली चीज़ें होती हैं उससे ऑटोमेटिकली वो भागता है। तो बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं कि उनसे बज़ाहिर कोई ख़तरा महसूस नहीं होता। छोटे छोटे जानवर होते हैं, कॉकरोच देख लें और छिपकली देख लें, लेकिन उससे लोग इतना, मतलब लोग क्या, हम मैं खुद इतना हम मतलब भागते हैं और इतना इतना मतलब हम फस क्रिएट कर देते हैं कि भाई ये क्यों नज़र भी क्यों आ गया। तो क्या है कि जो हिस्से जमालियात है ये भी हमारी फितरत के अंदर वदीयत की गई है। हम अच्छी शायरी को, अच्छे अल्फाज को, अच्छे ज़ोक को, अच्छी पर्सनालिटी को, नफासत, नफीस पसंदी, मतलब नफासत पसंदी, नफीस लोगों को, इन सारी चीज़ों को हम पसंद करते हैं, ऑटोमेटिकली करते हैं। और जो इसके ऑपोजिट जितनी भी चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है हमारी जो यानी एक म्यूज़िक देख लें, अगर म्यूज़िक की एग्जांपल ले लें, तो एक वो म्यूज़िक है इकबाल ने लिखा है, यानी उनकी पोइट्री पे जो बेस करता है, और एक वो है जो कि बहुत ही फहाश है। तो इंसान जो है वो नेचुरली, यानी उसका जो रुझान है, अगर उसकी फितरत सलीमा है, तो वो क्या है कि वो उसी पे कायम रहता है, यानी उसका रुझान बेसिकली उसकी तरफ ज़्यादा होता है। तो ये 7 टूल्स, यानी जो मुझे समझ में आई हैं चीज़ें, कुछ मैंने पढ़ी और कुछ मैंने अपने टीचर्स के साथ डिस्कस की। ये जो आप लोगों के सामने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आई है, ये ऐसे नहीं आई है। इसके लिए मैंने, हालांकि मैं
पहले भी बहुत ज़्यादा पढ़ चुकी हूँ, पढ़ती भी रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने चीज़ों को दोबारा रिवाइज किया, दोबारा पढ़ा, अपने टीचर से सवाल जवाब किए, उनसे पूछा कि इसको ऐड करूँ, इसको ना करूँ, ये अलग तो नहीं है। तो इसके पीछे एक यानी एक एक प्रोसेस होता है, जो चीज़ें आपके सामने आई हैं। लेकिन इसमें भी फिर भी जाहिर सी बात है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। हो सकता है कोई मैंने पॉइंट ज़्यादा उस पर मैं बारीक बीनी से उस पर मैं ना कर सकी हूँ और मैंने उसको ऐड कर दिया हो, या आपको लगता है कि अगर इसमें कोई और पॉइंट भी ऐड हो सकता है तो प्लीज़ उसको भी बताएं ताकि हम उसको ऐड कर लें। और लेकिन ज़ाहिर है उसको ऐड करने से पहले मैं थोड़ा सा सोचूंगी और किसी के साथ डिस्कशन भी करूंगी। तो अल्लाह ताला ने इंसान को जिस दुनिया में भेजा है उसको इतने ज़्यादा टूल्स दे के भेजे हैं कि भाई तुमने सच्चाई तक पहुंचना है, तुम्हारे पास बयान की कुवत है, तुम्हारे पास हिस्से जमालियात तुम्हें बताएगी कि ये नफीस चीज़ है, मुझे इसकी तरफ जाना है। तुम्हारा वजदान भी तुम्हारी रहनुमाई करेगा, तुम्हारी इमेजिनेशन भी तुम्हें आगे फ्यूचर में जाने के लिए गाइड करेगी, तुम्हारा खैर और शर का शऊर तुम्हें बताएगा कि ये ठीक है ये गलत है। तुम्हारी अकल इस सारी चीज़ों के ऊपर हुक्म लगा देगी, वो तस्दीक करेगी, अकल आखिरी फैसला कर देगी, और तुम्हारी फ्री विल और इरादा और इख्तियार उसको अमल में लाने का बायस बनेगा। तो ये सारी चीजें दे के इंसान को इस दुनिया में भेजा है। कोई बेबस इंसान नहीं आ गया यहाँ पे कि जिसके साथ कुरान मुखातिब है और वो उसको कह रहा है कि तुम अकल क्यों नहीं करते हो, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती, तुम तो अंधे गूंगे और बहरे हो गए हो, तुम तो तासुब में पड़ गए हो, तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है, तुम सिर्फ अपने आबा अजदाद की बातों के पीछे लगे हुए हो। अगर अल्लाह ताला इतनी सख्त बातें करते हैं तो इसलिए करते हैं कि उन्हें पता है कि उन्होंने किस मखलूक को किस लेवल की एबिलिटीज दे के इस दुनिया में भेजा है। तो इसकी मजीद एग्जांपल्स को हम इंशाल्लाह कल खोलेंगे। अभी आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है तो वो कर लें, कोई फीडबैक है तो वो दे दें। जी हमारे पास कुछ हैंड रेज हैं, हम ले लेते हैं। हमारे 5 मिनट वैसे ऊपर हो चुके हैं, लेकिन जैसा कि हमने तय किया हुआ है कि अगर कोई बहुत ज़रूरी बात हो रही है और उसके ऊपर कमेंट्स हैं तो वो इंशाल्लाह ताला हम लेंगे। तो जी मुजम्मिल भाई। मैम, ये जो टॉपिक्स हैं, सेल्फ अवेयरनेस, कोग्निटिव एबिलिटीज, इमेजिनेशंस वगैरह वगैरह, ये हम आगे जाके थोड़ा इनको एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना, इस पे इन पे डिस्कशंस होंगी आगे, या बस ये सिर्फ आपने इन चीज़ों को इंट्रोडक्शन ही दे दिया है यहाँ पे? अच्छा, मैंने ना इनमें से किसी को भी बाकायदा मौजू आगे जाके नहीं बनाया, सिर्फ विजडम को बनाया है। क्योंकि हमारा और इल्हाद का जो मुकदमा है, इल्हाद से मुराद पार्टिसिपेंट्स ये है कि आपको पता है दुनिया में अब सबसे बड़ा मजहब जो बनने वाला, जिसको मजहब कहा जा सकता है, यानी कि वो है एथिस्टिक अप्रोच, यानी खुदा नहीं है, खुदा की जरूरत ही नहीं है। बारिश का भी हमें पता चल गया और अल्ट्रासाउंड से भी हमें सब कुछ पता चल जाता है, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो इल्हाद का मुकदमा सबसे बड़ा है, और हमें बीइंग बीइंग फ्यूचर पेरेंट, या फ्यूचर के हम टीचर हैं, या हमें अपने जो आने वाली नस्लें हैं उनको परवान चढ़ाना है, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम इन बातों को तरतीब से समझ लें। तो मैंने सिर्फ सिस्टर आमिना की आवाज़ मुझे नहीं आ रही, बाकी लोगों या को आ रही है? विजडम को थोड़ा सा आगे चल के खोला है, और एंड पे आप लोगों से नहीं मैम, का आवाज़ जो है ना वो बिल्कुल कट हो गया है। आ, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में जवाब हो गया था मुजम्मिल भाई। और वो ये कह रही थी कि विजडम को आगे जाके इसका हिस्सा बनाया जाएगा, क्योंकि ये तदब्बुर कुरान बेसिकली प्रोग्राम है। थी भी लेकिन आया बाकी था। जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है, जो सेल्फ अवेयरनेस के हमारे प्रोग्राम्स हैं। जी जी सर, मैं समझ गया सब कुछ। हाँ थैंक जी। जी। जी मंजूर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन एक था कि अगर फितरत में हमारी खैर और शर की पहचान, सही गलत की पहचान सेल्फ अवेयरनेस है, तो फिर पैगंबरों और नबियों को क्यों लाया गया यहाँ पे, सहाबी हो गए? ओके, ठीक है। आप ये कह रहे हैं मंजूर कि ये सारी की सारी हमारी फितरत के अंदर इंग्रेडिएंट्स रख दिए गए थे खैर और शर को पहचानने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए, तरक्की करने के लिए, सब कुछ, तो पैगंबरों को क्यों भेजा गया, ये सवाल है आपका? जी जी सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मंजूर, क्योंकि ये सवाल इतना अहम है, इसके ऊपर शॉर्ट कमेंट तो किया जा सकता है, लेकिन ये इतना अहम है कि इसके ऊपर डिटेल में गुफ्तगू भी की जा सकती है।
इस सेशन में भी की जा सकती है, इस सेशन से बाहर भी की जा सकती है। मेरे माइंड में भी है कुछ इसके हवाले से जो शॉर्ट अभी किया जा सके, लेकिन हम और पार्टिसिपेंट्स को भी मौका देते हैं जो इस पे कमेंट करना चाहें। सिस्टर आमिना हैं, उमैर हैं, कोई और, कोई भी और, कि पैगंबरों को क्यों, अगर कोई मुख्तसर इसके ऊपर कमेंट करना चाहे तो प्लीज। मुख्तसर मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो मैं बात कर लेती हूँ, वरना उमेर भाई को बुला लेते हैं। जी आपकी आवाज आ रही है। ओके। तो इसका शॉर्ट जो आंसर है वो ये है कि इसका जवाब खुद कुरान ने दिया है कि इंसान शायद ये मंजूर का सवाल था। जी मंजूर का। मंजूर, आप हमारे साथ पहले सेशन में थे? नहीं थे। पहले नहीं सेशन नहीं को नहीं। जाके सुने, और वहां पे हमने एक जुमला बोला था कि फितरत इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी, इतनी अपने अंदर इतनी सलाहियत रखती है कि अगर कुरान ना भी आता तो भी इंसान सच्चाई तक पहुंच सकता था। लेकिन खुद कुरान ने इसका जवाब दिया है कि हमने पैगंबरों को भेज के किताब नाजिल करके इंसानियत पर एक एहसान किया है। तो जो पैगंबर आए हैं वो हमारे ऊपर एक एहसान है। असल जो कंफ्यूजन है वो हमें ये लगता है कि असल में जो दीन है वो पैगंबर लेकर आए हैं। पैगंबरों से के आने से हमें पता चला है दीन, जबकि असल बात ये है कि दीन या फितरत दीन जो है उसी पर हमें पैदा किया गया है, फितरत इस्लाम पर पैदा किया गया है, और वो हमारे अंदर से फूटती है। जबकि जो पैगंबर आते हैं, ये मैं आपको आगे एक स्लाइड बस दिखा के बात को खत्म कर देती हूँ। अम, यहाँ पे इस चीज को हम वाजे कर देंगे आपके सामने कि फितरत, अकल, तज़कीर, अंबिया क्यों आए, किताबें क्यों आई, और क्या इनकी ज़रूरत क्यों थी, और अगर आज ये नहीं होती या आज का अगर किसी इंसान तक इसकी तालीमात नहीं पहुंचती तो फिर क्या होगा। तो ये वाली स्लाइड में आपके सवाल को हम डिटेल से एड्रेस कर लेंगे। ओके ओके ठीक मैम। है जी। जी मंजूर, थोड़ा बहुत इसके हवाले से क्लैरिटी आई। मतलब ये है कि ये जो रसूलों को आना है, और रसूलों के बाद फिर किताब जो है कुरान की सूरत में क़यामत तक हमें दे दी गई है खुदा की तरफ से। ये पहली, जैसे सिस्टर आमिना ने कहा कि इस पॉइंट को इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया था। और जब ये जुमला बोला था सिस्टर आमिना ने पहले उसमें, तो उसमें मैंने इसको मजीद खोल भी दिया था कि अगर ये डाइजेस्ट ना हो ये वाली बात, कि भाई कुरान के अलावा भी असल में हम फितरत की मदद से हक पर, सच्चाई बात पर पहुंच सकते हैं। तो उसके बाद मैंने कहा था कि ये असल में खुदा की मोहब्बत और रहमत का तकाजा है, कि उन्होंने जायद एहतमाम कर दिया हमारे लिए कि हम ट्रैक पे रहें। तो उसके लिए रसूल भी आ गए, फिर रसूलों के बाद एक किताब को भी महफूज कर दिया गया। तो ये खुदा की मोहब्बत और रहमत का ज़हूर है असल में। वरना जैसे अभी भी सिस्टर आमीना ने कहा है कि दीन फितरत जो इस्लाम है वो दीन फितरत है। मतलब वो हमारी हमारी इन्नेट है, वो हमारी शख्सियत के अंदर, किरदार के अंदर रखा गया है। कुछ वाजे हुई है? मजीद इसके ऊपर जब आपके सवालात होंगे वो नोट कर लीजिएगा। साफ ज़ाहिर है कि हम इसको टॉपिक बनाएंगे आगे। जी जी सर। और भी मेरे एक दो सवालात हैं इस पे, शायद इस सेशन में मेरे हिसाब से ना हो पाए। जी आप इसके ऊपर जो है वो सवालात अपने नोट कर लीजिएगा, और आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, मुझे भी शेयर कर सकते हैं, सिसामिना को भी शेयर कर सकते हैं। और साफ है कि हम ये सफ़र जारी और सारी है, तो सवालात आते रहेंगे और उसके ऊपर हम डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है। ठीक है सर, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम अपने सवालात रखूंगा। ओके। ठीक है जी। ओके। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आज की हमारी जो डिस्कशन है, उसका जो वक्त है वो यहाँ, मैं एक मिनट सिर्फ आपके कमेंट्स देख लूँ अगर कोई है यहाँ पे। इफ्जा का ये सवाल है या कमेंट है? सर इसका मतलब है जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी फितरत में दीन नहीं रखा गया। नहीं, हमने ये तो नहीं कहा। ये कैसे आपने निकाला? आई डोंट नो। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चलें जी। आई थिंक बाकी तो कमेंट ही है। यस। और उम्मीद है कि सिस्टर आमिना ने इन तमाम को देख लिया होगा, अगर कोई अहम पॉइंट होगा तो। क्योंकि हमारा वक्त हो चुका, और हम आप लोगों के वक्त का एहसास रखते हैं।
मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में लोग होते हैं, मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कुछ ने आराम करना होता है। तो अल्लाह ताला इस वक्त को जो हमने मिल बैठे हैं कबूल करे, और ये जो हमने बातें की हैं, तदब्बुर किया है, ये सिर्फ बातें ही ना रह जाएं बल्कि हमारे अमल में आए, और इसकी बुनियाद पे हम अपनी दुनिया को बेहतर करें, मामलात को, रिस्पॉन्सेस को बेहतर करें, और उसकी बुनियाद पे जो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो हमारे आखिरत के हैं, वो बेहतर हों। आप लोगों ने फीडबैक ज़रूर दिया करें। आप फीडबैक को बहुत अहम जाना करें। आई रिक्वेस्ट यू, वो आप लिख के दें, ऑडियो में दें। जो दोनों दो ग्रुप्स हैं, हमारे दो ग्रुप से लोग आते हैं इसमें। एक हमारे जो सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम के परमानेंट स्टूडेंट्स हैं, वो आते हैं, उनका ग्रुप अलग है, और एक तदब्बुर कुरान का अलग है। ठीक है। तो उन दोनों ग्रुप्स में जो लोग मौजूद हैं, तो वो उन ग्रुप्स में दें अपना फीडबैक। और जो लोग ग्रुप से बाहर से आते हैं, ग्रुप्स में हैं ही नहीं, या तो ग्रुप में आ जाएं तदब्बुर कुरान वाले में, वरना जिस रेफरेंस से भी आते हैं, मेरे जानने वाले हैं तो मुझे फीडबैक दें, और अगर सिस्टर आमिना को जानने वाले हैं तो उनको फीडबैक दें, लेकिन फीडबैक दें। मतलब जो चीज़ आप सीख रहे हैं, जो कुछ महसूस कर रहे हैं, जो मेथोडोलॉजी हम इस यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ये मिल बैठना हमारी दोनों दुनिया की कामयाबी के लिए का सबब बनाए। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और दुआओं की रिक्वेस्ट है कि इन मुबारक घड़ियों में, जो रमज़ान का मुबारक महीना है, इसमें मैं अपने लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपको। हमारे काम के लिए तो आप ज़रूर करें कि ये जो हम काम कर रहे हैं, मैं अपने लिए भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा नाम लेकर, अगर सब मेरे नाम से वाकिफ़ हैं, तो आप दुआएं करें, और एक ही दुआ करें कि अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत नसीब कर दे, ट्रैक पे रखे, और आखिरत की सुरखरुई नसीब करे। चलें जी, इंशाअल्लाह ताला अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।